नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा दे। बड़ी खबर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ये बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में कोरोना के मरीजों का इलाज ठीक से चल रहा है और इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने राज्य के बकाया जीएसटी का पैसा जारी करने की अपील भी की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को बताया कि कोरोना के मरीजों के इलाज से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। बंगाल के मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य में बिहार, झारखंड, ओडिशा से लोग इलाज कराने आते हैं और साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बांग्लादेश, भूटान से भी बंगाल में लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और ऐसे में अगर बांग्लादेश में कोरोना बढ़ता है तो उसका असर भी बंगाल पर पड़ता है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आई है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जिस तरीके की बात मुख्यमंत्री बंगाल की जो है उन्होंने रखा, उसको देखते हुए किस तरीके के निर्णय लेने का प्लान है? देखिए, दो चीजें साफ है। एक तो काफी बेबाक बातें रखने का मौका प्रधानमंत्री के सामने मिला है तमाम मुख्यमंत्रियों को, और ममता ने भी अपना पक्ष बिल्कुल साफ करने की कोशिश की है। आपको याद होगा, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में काफी टकराव की स्थिति आ गई थी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो केंद्र से जो पर्यवेक्षकों की टीम गई थी उनको घुसने तक देने से इनकार कर रहे थे, फिर उनके वहां जगह जगह निरीक्षण करने जाने पर इनकार कर रहे थे। उसको किनारे दरकिनार करते हुए अब कम से कम अपनी बातें कही हैं। दूसरी बात, जो बीमारी के कारणों के ऊपर उन्होंने कहा है कि हमने विजय पाई है, कि बीमारी को कम से कम रखने में सफल हुए हैं। दूसरी बात ममता ने ये कही है कि बंगाल पर दबाव बढ़ने का कारण सिर्फ बंगाल राज्य नहीं है, जबकि भूटान, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा सब जगह से लोग इलाज करवाने आते हैं। यानी अपना पल्ला साफ करके ममता बनर्जी ने पूरी की पूरी जो बीमारी में स्पर्ट आया है, जो आगे बढ़ा है, उसमें बाकी राज्यों और दूसरे देशों के ऊपर टालने की कोशिश की है। लेकिन प्रधानमंत्री के सामने तमाम मुख्यमंत्री को एक बात तो साफ है कि अपनी बातें बेबाक तरीके से रखने का मौका मिल गया है आज। बिल्कुल। उधर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक में ही गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को कोरोना से सतर्क रहने की भी सलाह दी। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि यूरोप और अमेरिका में मामले दोबारा बढ़ रहे हैं और इसलिए हमें भी सावधान रहना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही साथ मास्क के इस्तेमाल को जरूरी बनाए रखना होगा। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने आगामी दिनों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर जो केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं और जैसे यूरोप और अमेरिका में केसेस बढ़े हैं और जगहों पर भारत में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की सलाह अमित शाह ने दी। वहीं कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामले बढ़ने के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने और उससे होने वाले प्रदूषण को बड़ा कारण बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने के मामले में हस्तक्षेप की भी अपील की। पीएम मोदी आज पहले चरण में कोरोना से सबसे ज्यादा जो प्रभावित 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 10 नवंबर को सबसे ज्यादा 8,600 कोरोना के मामले सामने आए और इसके बाद मामलों में तेजी से कमी आ रही है और उम्मीद है कि कोरोना के केस में गिरावट आती रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने की भी मांग की है और इस मांग के साथ ही साथ जो दिक्कतें दिल्ली में हो रही हैं उसकी जानकारी भी अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में दी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के बंगाली मार्केट से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, भोपाल से मनोज शर्मा आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ इस समय तस्वीरों में दिख रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जावेद, अब बंगाली मार्केट में है, ज्यादा भीड़ वहां पर देखी जाती है, लोग किस तरीके से ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो जुर्माना बढ़ाया गया उसको, जो वैक्सीन आने वाली है उसको और उससे होने वाले साइड इफेक्ट को देख रहे हैं, जरा बात कीजिए। देखिए, तमाम जो बाज़ार होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन अभी अगर मैं आपको बंगाली मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो अभी भीड़ कम है, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कोरोना के जो दिल्ली में बढ़ते केस हैं। ऐसे में जब वैक्सीन की खबर आती है तो निश्चित रूप से लोग को एक पॉजिटिव खबर के तौर पर इसको ले रहे हैं। ये बताइए कि वैक्सीन की जो खबर आ रही है इस पर क्या कहेंगे और साइड इफ़ेक्ट भी इसके बताए जा रहे हैं, तो कितना इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं? सर, इसका हमारे को बहुत बेसब्री से इंतजार है। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था जब से ही हमारे को वैक्सीन की बहुत ज़रूरत थी और हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से कब आएगी और जल्दी इसको आना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी मौतें हो रही है, डेथ हो रही है और इस पर रोज़गार से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हमारा रोजगार। आपको क्या लगता है, अभी वैक्सीन जनवरी में आने की बात हो रही है लेकिन आम लोगों के पास आने में अभी टाइम लगेगा, आप
ऑटो चलाते हैं, कितना आपको लग रहा है कब तक आपको आ जाएगा? देखिए, वैक्सीन का तो काफ़ी इंतजार है, जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जैसे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको मिल जाए, और जैसे हम मजदूर लोग हैं तो हमें भी डर लगता है घर में कब तक रहेंगे, काम पे तो निकलना पड़े, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी मिल जाए। अच्छी बात कह रहे हैं, हाँ। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको पहले मिलनी चाहिए, ये बात आम लोग भी समझ रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, कह रहे हैं कि पहले कोरोना बिल्कुल वॉरियर्स सर, जो लोग हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम उनका पहले ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? ठीक है। भाई हम एक चीज़ का बेस ही खत्म कर देंगे तो फिर हम अगर पॉजिटिव होते हैं तो हमारा ध्यान रखने वाले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस तो बीच सबसे जब पहले मैं जब ये से कोरोना काल चल रहा है, जो खतरा हम सब ने उठाया, बाहर रह के काम आप लोग भी करते हैं, तो क्या अब एक उम्मीद नज़र आ रही है जब वैक्सीन आ जाएगी? सर बिल्कुल, ये तो उम्मीद क्या, ये तो बहुत ही खुशी ही की बात है कि इससे पता चला इसके साइड इफेक्ट से लोग होंगे, तब भी उसके बाद भी कोई बात नहीं। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात, इसके आने से एक आम आदमी से लेकर और हाई प्रोफाइल लोग तक बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। जैसे इस कोरोना ने किसी को, ये इनका कहना है कि वैक्सीन के ऊपर समझ रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि जब वैक्सीन आए, जो सबसे पहले ज़रूरत जिन कोरोना वॉरियर्स को है उनको लगाया जाए और फिर बाकी बाद में इन लोगों को। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की खबर आ रही है, अपने आप में बहुत पॉजिटिव है अर्पिता। ठीक है, आप जाविद रहिए हमारे साथ। देखिए, कोरोना के टीकाकरण से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों तक पहुंचाते। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स की आशंका को देखते हुए राज्यों को जिला स्तर पर तैयार रहने को कहा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को टीकाकरण के दौरान साइड इफेक्ट पर निगरानी रखने को कहा। साथ ही राज्यों को इसके लिए पहले से ही तैयारी पूरी करने के लिए भी कहा गया है, ताकि अगर साइड इफेक्ट की स्थिति बनती है तो उससे भी लोग जागरूक रहें और सारी व्यवस्थाएं वहां पर रहे, इस बात की भी वहां पर निगरानी की जाए। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा लोगों से पूछिए कि इस बात की खुशी लोगों को लग रही होगी कि वैक्सीन अगले साल की शुरुआती महीने में आ सकता है, लेकिन साइड इफेक्ट की भी आशंका जताई जा रही है, लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम भोपाल के शिवाजी नगर के इस चौराहे पर खड़े हैं। व्यापम चौराहा है, व्यापम बड़ा भोपाल का मशहूर नाम है। ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही है, इंतज़ार है आपको? हाँ, कोरोना का वैक्सीन का इंतजार तो बहुत टाइम से है। एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि मतलब लोगों ने कहा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हाँ, ये साइड इफ़ेक्ट अभी टेस्ट चल रहे हैं लोगों पर, तो इसके बाद ही पता चलेगा किस तरह की साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में। आप लोग क्या करती हैं? आप पढ़ती हैं? मेडिकल MBBS कर रही हैं? MBBS कर एडमिशन हो गया है, मतलब कॉलेज अलर्ट हो चुका है। कॉलेज अलॉट हुआ है इस बार, तो आपको पूरा साल आप इसमें मतलब इंतज़ार में ही चला गया। वही तो, नहीं कुछ नहीं, कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है। आप मेडिकल में दिलचस्पी रखती हैं, हाँ। तो जाहिर तौर पे आप पढ़ती भी होगी। ये बताइए, ये कोरोना की वैक्सीन को साइड इफ़ेक्ट को लेकर आप क्या समझती हैं? पता नहीं अभी मुझे, मैंने पढ़ा नहीं ज़्यादा जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को काफ़ी इंतज़ार है, और साइड इफ़ेक्ट को लेकर लोग अभी ये मानते हैं कि एक बार वैक्सीन आए तो उसके बारे में आगे वो जानें और समझें। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सभी को इस बात का इंतज़ार है कि कितने जल्दी कोरोना की वैक्सीन आए। जैसे आपने देखा कि एक लड़की है जिसका MBBS में एडमिशन हुआ, अब वो इंतज़ार है कि उसका वो पल कब आएगा जब वो जाकर बाकायदा कॉलेज में जाकर क्लासेस अटेंड करेगी। जी ठीक है, मनोज रहिए आप हमारे साथ। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। और ये माना जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन के आने पर देश भर में उसके बांटने का जो रोड मैप है वो तय कर सकते हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अब ये लगभग तय हो गया है कि नए साल के पहले ही महीने में भारत में कोरोना की एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन आ सकती हैं, जिसमें एक वैक्सीन स्वदेशी और दूसरी विदेशी होगी। अगला साल कोरोना का काल। कोरोना को हराने की तैयारी हुई पूरी। कोरोना की दो वैक्सीन हो चुकी है तैयार। भारत को मिलेगी स्वदेशी और विदेशी वैक्सीन। पिछले एक साल से कोरोना के खिलाफ चल रही जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ऑपरेशन कोरोना अब लगभग पूरा ही होने वाला है, जिसके बाद कोरोना को मिटाने वाली एक या दो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन वैक्सीन दुनिया में आ सकती हैं।
कोरोना की वैक्सीन की खुशखबरी ने पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगा दी है और ये खबर हिंदुस्तान के लिए तो और भी सुकून भरी है। दुनिया भर में कोरोना की आधा दर्जन वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। कठिन ट्रायल फेज से निकलकर ये वैक्सीन अब जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर मानी जा रही है वो भारत को सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन को तैयार करने वाले प्रोजेक्ट में भारत भी हिस्सेदार रहा है। इसके अलावा भारत में एक और बनाई जा रही वैक्सीन के बाजार में जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि यह माना जा रहा है कि अगला साल शुरू होते ही भारत में कोरोना की दो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। कोरोना की जो वैक्सीन भारत में आने की उम्मीद है उसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन को दुनिया भर में अब तक बनाई गई सभी वैक्सीन से ज्यादा कारगर माना जा रहा है और यह वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में भारत को मिल सकती है। भारत में वैक्सीन के जनवरी से फरवरी में आने की उम्मीद है। यह वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की है। एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII से करार किया है, इसलिए भारत सरकार SII को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के डेटा के आधार पर SII को मंजूरी दे सकती है, लेकिन भारत को उससे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मंजूरी के बाद भारत SII को मंजूरी देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो SII एस्ट्राजेनेका के डेटा के आधार पर दिसंबर में भारत सरकार से अप्रूवल का आवेदन कर सकती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कोविशील्ड नाम का टीका बाजार में आएगा। वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट्स हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक साथ दो अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के भारत में अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर एक स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। इस तरह नए साल की शुरुआत में ही भारत में दो वैक्सीन आ सकती है। एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन के परीक्षण का डेटा जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद सरकार भारत बायोटेक को भी आपात मंजूरी दे सकती है। इस तरह अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में ही स्वदेशी कोवैक्सीन और विदेशी कोविशील्ड दोनों भारत में मौजूद होंगे। अगर स्वदेशी और विदेशी दोनों ही वैक्सीन एक वक्त में आती है तो इसे किस तरह से दिया जाएगा और इसके नियम क्या हैं, ये तय नहीं किए गए, लेकिन इन पर विचार शुरू हो गया है। ऐसा क्या होता है कि ये रेगुलेटर पे डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो रेगुलेशन जो होता है वो सीडीएसको नाम की एक संस्था है, CDSCO, तो वो और ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया जो है वो इनको तय करते हैं कि किस तरीके का अप्रूवल मिले। और इसमें स्वदेशी विदेशी कुछ देखा नहीं जाता है। जनरल ये होता है कि हमारे देश में भी अगर कुछ लोगों पे असर देखा गया है और हमारे देश के लोगों पर कोई विपरीत असर नहीं हो रहा है तो उसको फिर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए माना जा सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है, क्योंकि परीक्षण में इसके नतीजे काफी कारगर साबित हुए हैं। ऑक्सफोर्ड की ओर से वैक्सीन को लेकर एक बयान जारी किया गया है। आज का दिन कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा दिन है। शुरुआती डेटा से साबित होता है कि हमारी वैक्सीन 70.4% कारगर है और अगर 2 डोज दिया जाए तो ये 90% से ज्यादा कारगर साबित हुई है। इससे हम पूरी दुनिया को बेहद कम दाम में एक कारगर वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। Pleased with this result because it means that we can go forward and apply for regulatory approval and get the vaccine out there and widely used. Was around 90%, where we used the half dose for the first dose and a full dose for the second dose. But that means that because we can use a half dose and get higher protection, we have more doses available to vaccinate people and we'd be able to cover more of the population sooner. ऑक्सफोर्ड के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद जगी है। ब्रिटिश सरकार भी कोरोना की वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड की कामयाबी को लेकर काफी उत्साहित है।
उसका मानना है कि इस वैक्सीन के आने के बाद कोरोना के खिलाफ दुनिया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। Really encouraging news on the Oxford AstraZeneca vaccine that obviously we've been backing since the start, and I'm really very pleased. Really welcome these figures, this data that show that the vaccine in the right dosage can be up to 90% effective. दुनिया में इस वक्त कई बड़ी कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं और बहुत सी कंपनियां वैक्सीन को बाजार में उतारने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, जिसमें मशहूर फार्मा कंपनी फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 95% तक कारगर है, जबकि मॉडर्ना नाम की कंपनी ने अपनी वैक्सीन को 90% कारगर होने का दावा किया है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को 70 से 90% तक कारगर बता रहा है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल डेटा का अभी इंतजार किया जा रहा है। ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के टीके को दुनिया में सबसे ज्यादा उम्मीद से देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि यही टीका कोरोना को दुनिया से मिटाने में सबसे ज्यादा कारगर होगा और इसी टीके से कोरोना का पूरी दुनिया से खात्मा किया जा सकेगा। क्योंकि कोविशील्ड सबसे सस्ता टीका माना जा रहा है। अगर कोविशील्ड आया तो भारत में इसकी कीमत महज 500 से 600 रुपए हो सकती है। इसके साथ ही कोविशील्ड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफी आसान है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना के टीके काफी महंगे होने का अंदेशा है और फाइजर के टीके के लिए बेहद कम तापमान जरूरी होता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि कोविशील्ड को सामान्य तापमान में भी रखा जा सकता है। तरीके की वैक्सीन है। फाइजर की जो वैक्सीन है वो मैसेंजर आरएनए पे आधारित है और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन हैं वो एडिनो वायरस पे एक एंटीजन लगाया हुआ है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसके आधारित है। दोनों का प्रिंसिपल जो है अलग अलग है, तो ये समय ही बताएगा कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सरकार अगर कोविशील्ड को पहले मंजूरी देती है तो उसकी पहली डोज भारत पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। यही नहीं, इसे किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को अगर मंजूरी मिली तो भारत में इसकी पहली खेप जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में आ जाएगी। टीके का पहला डोज स्वास्थ्य कर्मियों और उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कोरोना की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर बात की जाए तो भारत में 70 लाख डोज की जरूरत होगी। इसके अलावा कोरोना की इस लड़ाई में लगी दूसरी एजेंसियों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो भारत को 2 करोड़ डोज चाहिए होंगे। कोरोना के खिलाफ टीका तैयार होने के बाद भारत को करीब 50 से 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी और फिर टीके को देश के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी अलग। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने टीके की सप्लाई चेन बनानी शुरू कर दी है और इस पर पूरे देश में तेजी से काम किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ चल रही बैठक से जुड़ी हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय सरकार नहीं तय कर सकती और ये वैज्ञानिकों के हाथ में है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि किसी को राजनीति करने से रोका नहीं जा सकता है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, देखिए, 2 चीजें साफ है। जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लगातार लड़ रही है मोदी सरकार और देश की जनता की मदद की गुहार कर रही है, उसी कड़ी में अगर लगातार उन पर सवाल उठते रहे, राहुल गांधी ने ट्वीट करके लगातार सवाल उठाए हैं कि दवा क्यों नहीं बन पा रही है, भारत क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है। कुछ विपक्षी दलों ने सवाल उठाते हैं कोरोना के ट्रीटमेंट को लेकर, कोरोना की दवाइयों को लेकर। ऐसे में प्रधानमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना, अभी प्रधानमंत्री का बोलना शुरू हो चुका है वहां पर इस बैठक में, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वैक्सीन कब आएगी और किस फॉर्म में आएगी अभी नहीं कह सकते, ट्रायल का फेज जारी है, लेकिन इसका समय वैज्ञानिक ही तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर संदेश यही है कि वैक्सीन जल्दी ही आने वाली है, लेकिन इस पर हुई राजनीति से पीएम काफी आहत है। इसीलिए विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा है कि राजनीति से उनको रोक नहीं सकते, लेकिन दवा वैज्ञानिक जल्दी ही दवा लेकर आएंगे और इस पर राजनीति न करें और जल्दी ही जनता तक ये पहुंचेगा। जी, पीएम की बैठक में आम लोगों तक कोरोना वैक्सीन को जल्द पहुंचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि इस समय 2 बड़ी दवा कंपनियों की कोरोना वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है और इस रेस में सबसे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है।
इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रही हैं और दावा ये किया जा रहा है कि ये दवा एक डोज में 70% तक कारगर है और अगर 2 डोज इसके दिए जाएं तो इसकी सफलता 90% तक है। इसके अलावा जर्मनी की फाइजर और अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन भी सफलता के काफी करीब है। ऐसे में रणनीति ये है कि जैसे ही इन वैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिलती है, तुरंत इन्हें भारत लाया जाए और आम जनता तक पहुंचाया जाए। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मंथन और मनन पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली समेत देश में इस वक्त 8 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस जो है वो बेशुमार चुनौतियां लेकर आया है। कोरोना की ये लहर लोगों को अपने शिकंजे में कसती जा रही है और ये एक बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ एक साझा युद्ध छेड़ दिया है। देश में कोरोना की सुनामी, 8 राज्यों पर बड़ा खतरा, वायरस पर काबू की कोशिश, एक्शन में केंद्र सरकार। नवंबर में कोरोना की ऐसी लहर उठी है कि देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरा हाल तो देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में 20 नवंबर को 6,608 नए मरीज सामने आए, जबकि 118 लोगों की मौत हो गई। 21 नवंबर को 5,879 नए मरीज सामने आए, जबकि 111 लोगों की मौत हुई। 22 नवंबर को 6,746 नए मरीज सामने आए, जबकि 121 लोगों की मौत हुई। तो वहीं 23 नवंबर को 4,454 नए मरीज सामने आए, जबकि 121 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 4 दिन में 441 लोगों की मौत। दिल्ली में 8,500 के पार मौत का आंकड़ा। हालांकि दिल्ली के लिए राहत की बात बस इतनी ही रही कि इस दौरान बीते 24 घंटे में 7,200 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। यानी एक दिन में पीड़ित मरीजों की तुलना में सही होने वाले मरीजों की तादाद अच्छी खासी है। लेकिन कोरोना काल में ऐसे आंकड़े लगातार धोखा देते नजर आए हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार भी किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना का लगातार बढ़ता ग्राफ एक ऐसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें लापरवाही की बहुत भारी कीमत किसी भी राज्य को चुकानी पड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार उन 8 राज्यों को लेकर बेहद फिक्रमंद है जहां कोरोना की प्रचंड लहर बह रही है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल, ये वो 8 राज्य हैं जहां कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सत्ता और शासन के सामने चुनौतियों को और बड़ा कर दिया है और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उधर दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना रंग दिखाने लगा है। यूपी में 24 घंटे में 2,067 मरीज, यूपी में 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। यूपी में सबसे बुरा हाल बड़े शहरों का है, जहां कोरोना के मामलों ने अचानक रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 315, मेरठ में 208 नए मरीज, गौतम बुद्ध नगर में 160 मरीज, गाजियाबाद में 126, कानपुर में 125, आगरा में 98,
वाराणसी में 78 और प्रयागराज में 67 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इसी वजह से यूपी में शादी समारोह को लेकर नए दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। शादी समारोह में केवल 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। 100 लोगों की क्षमता वाले मैरिज होम में एक बार में 50 लोगों के ही शामिल होने को मंजूरी है। शादी में बैंड और डीजे पर पाबंदी लगाई गई है। बुजुर्गों और बीमार लोगों के शादी में शामिल होने पर रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर भी राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं, ताकि अगर कोई वैक्सीन आए तो उसे सही वक्त पर सही व्यक्ति के पास तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। इसलिए कोविड-19 के टीकाकरण की सफलता के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में 15 दिसंबर 2020 तक कोल्ड चेन की मजबूत व्यवस्था प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता में कोई भी कमी न आ पाए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दिल्ली की वजह से यूपी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या तैयारी है? हमारी तैयारी तो मार्च से हमने जो तैयारी शुरू की थी वो आज हमने और उसको सुदृढ़ किया है और मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार को 4 जिलों में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए कई और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक शादी समारोह में 200 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। 15 दिसंबर तक सभी बसें 50% सवारी के साथ चलेंगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षाओं को मार्च 2021 में कराने का फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू 8 PM टू 6 AM इन द मॉर्निंग जो है वो 4 जिलों में लागू किया है। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू, जहां पर इसके केसेस जो है वो कोविड के ज्यादा देखे जा रहे हैं। वहीं गुजरात के अलग अलग शहरों में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार के दिशा निर्देश और सख्त हो गए हैं। राजकोट से आई ये तस्वीरें रात के कर्फ्यू की हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कोरोना के खतरे की वजह से सड़क पर सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है। राजस्थान के कई जिले इस वक्त कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं। राज्य पर यह कोरोना का दूसरा बड़ा हमला है, लिहाजा राजस्थान के 8 जिलों में रात्रि कर्फ्यू जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा जैसे जिलों में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शादी विवाह से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको भी छूट दी गई है। लोग जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, या फिर कोई एयरपोर्ट पे उतर रहा है, कोई रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे उतर रहा है, तो उसको भी नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की छूट है। और उसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है, बस वो अपना आई कार्ड दिखा दें, अपना रीज़न बता दें, उनके पास टिकट वगैरह उसको दिखा दें, इतना पर्याप्त होगा। मिजोरम में कोरोना विस्फोट। मिजोरम में 24 घंटे में 50 मरीज। कोरोना की ये लहर मिजोरम पर भी भारी पड़ रही है। यहाँ के लगभग हर जिले को अब कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या यहाँ 502 ही है, लेकिन आने वाले दिनों में खतरे की लकीर और गाढ़ी होती जा रही है। देश में जल्द कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद जगी, तो साथ ही ये दवा किससे मिलेगी, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने रणनीति बनानी शुरू कर दी। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, अस्पताल में काम करने वाले दूसरे मेडिकल स्टाफ, पुलिस और दूसरे अर्धसैनिक बल जो कोरोना की ड्यूटी में लगे हुए हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को भी सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को ही होता है। माना यह जा रहा है कि वैक्सीन के भारत में आने के बाद 4 महीने के भीतर आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी के साथ कोरोना के मुद्दे पर बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्य में कोरोना के हालात की जानकारी दी। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को बताया कि महाराष्ट्र सरकार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अधर पूनावाला के संपर्क में है और जैसे ही वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी राज्य में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के मुताबिक राज्य में टीकाकरण के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई गई ताकि जल्द से जल्द लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके। आज शाम 4:30 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में लव जिहाद पर कानून पारित हो सकता है। यूपी में पहले भी गृह विभाग और न्याय विभाग से लव जिहाद पर कानून को हरी झंडी मिल चुकी है और आज शाम होने वाली यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस कानून को पेश करके पारित किया जा सकता है। लव जिहाद कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाले स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल ने बताया कि इस कानून के तहत 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। जस्टिस एएन मित्तल के मुताबिक इस कानून के तहत कोई सिर्फ शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा और अगर धर्म परिवर्तन कराना भी है तो इसकी जानकारी जिलाधिकारी को देनी होगी जो पूरे मामले की जांच करेंगे। इस दौरान अगर कोई संस्था इस मामले में जुड़ी पाई गई तो उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी सरकार कैबिनेट के थ्रू लव जिहाद पर कानून बनाने जा रही है। हमारे साथ स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एन मित्तल साहब हैं जिन्होंने पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। सर, किस तरह कानून और कितना प्रभावी होगा? देखिए, ये कानून अगर बन जाता है तो पूरी तरीके से प्रभावी होगा और इस कानून में ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच या भय के कारण या किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण या किसी कोर्जन के कारण, फ्रॉडलेंट व्यवस्था के कारण या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति टीका लगा करके, गोल टोपी पहन करके, जनेऊ पहन करके, कलावा बांध करके, इस प्रकार से अगर कोई किसी को धोखा देता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है और धर्म परिवर्तन करता है तो वो व्यक्ति दंडनीय होगा और उसमें दंड की व्यवस्था ये है कि न्यूनतम 1 साल की दंड की व्यवस्था है और अधिकतम 3 साल के दंड की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति का है अथवा अवयस्क है तो ऐसे मामलों में 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे मामलों में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। जो मौलवी हैं या पंडित हैं जो धर्मांतरण कराते हैं उन्हें किस तरह की योग्यता उनके पास होनी चाहिए? अगर वो गलत तरीके से कराते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है? निश्चित रूप से इसमें संबंधित मौलवी, संबंधित पंडित, संबंधित पादरी जो भी इस प्रकार की क्रिया कराते हैं उनको हमने व्यवस्था ये रखी है कि वो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे कि वो फलां तारीख को फलां स्थान पर फलां व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने जा रहे हैं। लव जिहाद कानून के मामले पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बीजेपी सरकार को घेर लिया और इसे चुनावी हथकंडा बताया। अजय कुमार लल्लू ने दावा किया कि संविधान में ऐसा कोई शब्द नहीं है और ये सिर्फ बीजेपी का छेड़ा हुआ शगुफा है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्यार करने वाले जिहादी नहीं हो सकते। ये जो शब्द है ये केवल बीजेपी के द्वारा छेड़ा हुआ एक शगुफा है। संवैधानिक शब्द दोनों नहीं हो सकते। हमारे जो संविधान में संवैधानिक ढांचा है उसमें लव का मतलब प्यार होता है, जिहाद का मतलब दूसरे चीजों से संज्ञा ली गई है। तो निश्चित रूप से ये केवल बीजेपी का मात्र एक चुनावी एजेंडा है, इसके अलावा इस परिप्रेक्ष्य में कोई काम नहीं है। इस बीच शादी करके धर्म परिवर्तन करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी बालिग अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में शादी कर सकता है और उसके शांतिपूर्ण जीवन में परिवार या राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती। बालिग व्यक्ति को अपने जीवन का फैसला करने का पूरा अधिकार है और कानून ऐसे लोगों को साथ रहने की इजाजत देता है। कोर्ट ने यह फैसला यूपी के कुशीनगर के एक मामले में सुनाया। कुशीनगर की प्रियंका खरवार ने सलामत नाम के लड़के से 2019 में शादी की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। लव जिहाद कानून पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता सैयद यासीर जिलानी ने कहा कि उनका विरोध सिर्फ उन लोगों के खिलाफ है जो अपना धर्म छिपाकर दूसरे लोगों को धोखा देते हैं और शादी के बाद लड़कियों को परेशान किया जाता है। लव जिहाद जो है हमारा विरोध है उन लोगों से जो अपनी पहचान को धोखे में रख के सामने वालों के साथ धोखा करते हैं। रिलीजन उनका कुछ होता है, नाम उनका कुछ होता है और सामने वाली महिला को सिर्फ शादी का झांसा देख के उन्हें बाद में उत्पीड़न और प्रताड़ित करने के लिए जो
मोहब्बत का एक गुनाह किया जा रहा है, वो हम